उन्होंने आना था वो आ चुके हैं। सबसे पहले हम अच्छा ये हम आज पढ़ रहे हैं अल मावर्दी। इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इनका जो पूरा नाम है, ये इनका पूरा नाम था अबुल हसन अली बिन मोहम्मद बिन हबीब अल मावर्दी। अच्छा जी, ये पैदा होते हैं 972 में बसरा में। और डेथ इनकी है 1058, 1058 में ये फौत होते हैं। अच्छा, इनकी फैमिली ना रिलीजियस थी। अच्छा, मैं थोड़ा सा इससे पहले एक बात बता दूं कि मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स हैं दीन इस्लाम में, ख़ास तौर पे आइम्मा अरबा के हवाले से, या मसाले के अरबा, या मज़ाहिब अरबा कह लें। शाफी, मालकी, हम्बली, हनफी, ठीक है, ये चार ये। तो ये जो थे अल मावर्दी, आवाज आ रही है मेरी? मैं ना सिर्फ पेज आप लोगों के लिए डालता हूँ। ये जो पेज, मैं हमेशा कोशिश होती है कि मैं सारा नहीं पढ़ाता, उसमें जो क्रक्स होता है वो आपके आगे रखता हूँ। वो सारा मैं रीडिंग नहीं करता आमतौर पे। वो रीडिंग तो आप भी कर सकते हैं। असल ये है कि स्टोरी टाइप में आपको बता दूं, आपके माइंड में बैठ जाए। उनकी फैमिली ने उनकी फैमिली रिलीजियस एक फैमिली थी, और ये बिलोंग करते थे शाफिट स्कूल ऑफ थॉट से। ये शाफिट स्कूल ऑफ थॉट अगर आप आजकल के दौर पे देखें ना। अच्छा, ये अजान सुन हो जाए उसके बाद स्टार्ट करता हूँ। अच्छा जी, मैंने इनका नाम बताया था आपको, अबुल हसन अली बिन मोहम्मद बिन हबीब अल मवर्दी। पॉलिटिकल साइंस के हवाले से इनका बड़ा अहम किरदार है। ये फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस में वो बंदे हैं जो पॉलिटिकल साइंस के हवाले से, ये वो टीचर हैं या वो फिलोसफर हैं जो सबसे पहले फिलोसफर थे, और इन्होंने ही इस्लाम में पॉलिटिकल साइंस को मुतारिफ कराया था। ठीक है जी। और मैंने इनका बताया था कि ये शाफी स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं। ये शाफी स्कूल ऑफ थॉट थोड़ा सा आप देखें ना, ये अरब में ये लोग पाए जाते हैं। इस स्कूल ऑफ थॉट के लोग पाए जाते हैं आज के दौर के लिहाज से। अगर देखा जाए, पाकिस्तान में जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो हनफी स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं। ठीक है जी। तो ये थे शाफी, शाफी स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते थे, और उनकी फैमिली ना काफी रिलीजियस थी, और पॉलिटिकली भी काफी इन्फ्लुएंस्ड फैमिली थी इनकी। ठीक है जी। और इन्होंने अपनी जो बेसिक एजुकेशन है वो घर पे ही हासिल की थी। गॉट बेसिक एजुकेशन एट होम। उन्होंने फिका में महारत ली, फिका को पढ़ा, और इसी तरह हदीस को पढ़ा, शरिया को पढ़ा, कुरान को। और ये हाफिज कुरान भी। और इसी तरह बाद में ये चीजें पढ़ने के बाद, बेसिक एजुकेशन के बाद, ही वॉज सेंट टू बगदाद फॉर हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के लिए, ये आपको पता है, अब्बासी दौर हुकूमत में मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ, अल फाराबी का जब हम पढ़ रहे थे, ये इल्म व हुनर का बगदाद मरकज बना हुआ था। तो तलबा जो है ना, इसी तरफ ही भागते थे, बगदाद की तरफ। ठीक है जी। तो ये बगदाद में गए फॉर फॉर हायर एजुकेशन। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन, ही स्टार्टेड टीचिंग इन इराक। ये बसरा में ही, फिर ये बसरा जो है ना इराक में आता है। इन्होंने बसरा में ही टीचिंग स्टार्ट कर दी। अगर एमसीक्यूज आ जाए ना, इराक या बसरा, बसरा भी ठीक है, इराक भी ठीक है। ठीक है जी। इसके अलावा उन्होंने टीचिंग तो स्टार्ट की, वहीं पे उन्हें एक दिया गया ऑफर्ड जॉब ऑफ काजिल कुज़ा। काजिल कज़ा का इनको ना वो दिया गया, वो क्या कहते हैं, एक पोस्ट ऑफर की गई। लेकिन इन्होंने कहा कि मैं इस लायक नहीं हूँ। इन्होंने वो पोस्ट अवेल नहीं की, और अपने तालीम और ताल्लुम के सिलसिले से वाबस्ता रहे। ठीक है जी। बहरहाल ये वहाँ के जो बादशाह थे, या वहाँ के जो भी इलाके के रूलर थे, उस बसरा के एडवाइजर, उनके ये मुशीर बन गए थे। लेकिन इनका जो इनकी तालीमात हैं, या इनकी जो बुक्स हैं, या इनकी तहरीरात हैं, इनकी राइटिंग्स हैं, वो ज्यादातर मजहब के अबाउट हैं। मोस्ट ऑफ हिज वर्क्स रिलेटेड टू रिलीजन। ठीक है जी, ये उनका थोड़ा सा तारुफ था। आपने इनकी डेट ऑफ बर्थ और इस तरह डेट ऑफ डेथ याद रखनी है, और कहाँ पे इन्होंने बेसिक एजुकेशन ली, और कहाँ पे इन्होंने हायर एजुकेशन ली, और कौन कौन से इल्म में इनको महारत थी, और इसी तरह कौन से स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते थे। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। अच्छा, इनकी बुक्स के हवाले से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इनकी बुक्स के हवाले से जो है, अच्छा, बुक्स भी आ सकता है, वर्ड वर्क्स भी आ सकता है। आमतौर पर वर्क्स कहते हैं कि जी अलमावर्दी के वर्क्स बता दें। मतलब वो एमसीक्यूज के हवाले से बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जो इनकी मशहूर बुक है वो है अल अहकाम अल सुल्तानिया। ठीक है। ये मशहूर किताब है जिस पर हम आगे बात भी करेंगे। इसी तरह है नसीहतुल मुल्क, एडवाइस टू किंग। और इस तरह कवानीन अल वजारत, लॉज फॉर द मिनिस्ट्री। और इसी तरह है तहसील नजर विद तहसील जफर।
कंट्रोल ऑफ साइट फॉर फैसिलिटेटिंग विक्ट्री। ये आपने बुक्स के नाम याद रख लेने हैं। तो यहाँ पर जो हम आगे डिस्कस करेंगे या बात होगी वो अल अल अहकाम सुल्तानिया पे होगी। अच्छा, इस बुक में ना यहाँ पे इन्होंने वजारत दे दिया, लेकिन मैं अभी वजारत नहीं पढ़ाऊंगा, वजारत मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। सबसे पहले हम आते हैं इमामत के ऊपर, क्योंकि हेड ऑफ स्टेट की बात करेंगे, सॉरी, और उसके बाद फिर वजारत पे आएंगे। अच्छा, थ्योरी ऑफ इमामत इन्होंने ना, अच्छा थोड़ा सा बैकग्राउंड पहले सुन लें। कल हम पढ़ रहे थे अल गजाली, मैंने गजाली के मुतालिक बताया था कि उन्होंने नायब खलीफत मेरी आवाज आ रही है? अच्छा हाँ, आवाज आ रही है, ठीक है जी। मैंने कल बताया था कि गजाली ने, इमाम गजाली ने खिलाफत के मनसब को बचाने के लिए खलीफतुर रसूल की जगह खलीफतुल्लाह का वर्ड इस्तेमाल कर लिया। वो खलीफतुल्लाह इसलिए इस्तेमाल कर रहे थे ताकि लोगों को ये पावर कराया जाए कि ये डिवाइन इंस्टीट्यूशन है, ताकि इसको महफूज किया जाए, क्योंकि खिलाफत को खतरा था। और इसी तरह ये अल मवर्दी अल गजाली से पहले हैं, वो मैंने पहले पढ़ा दिया था आपको। अल मवर्दी क्या कह रहे हैं? अल मवर्दी भी खिलाफत को बचाने के लिए मुख्तलिफ बातें करते हैं। उस वक्त थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं कि उन्होंने ये इमामत का या खिलाफत का ये थ्योरी, ये फलसफा क्यों दिया। उस वक्त अगर बगदाद की कंडीशन देखी जाए, अच्छा ये जो इरा है, ये जो मवर्दी का इरा है, ये अब्बासी दौरे खिलाफत का इरा है, ठीक है जी। इस वक्त कंडीशंस क्या थी बगदाद में? जो अब्बासी टाइम, इसी यानी कि अब्बासी टाइम खिलाफत वाज वीक। अब ये ना लास्ट स्टेज थी मेरे ख्याल में अब्बासी दौर हुकूमत की। इस वक्त खिलाफत ना वीक हो चुकी थी। सल्जोक सर उठा रहे थे, अगर चाहे सल्जोक सुन्नी थे, सुन्नी यानी कि अब्बासी, मैंने कल भी आपको बताया था, अब्बासी हो गया या उमवी हुकूमत होगी, ये सुन्नियों की हुकूमत रही है। एक शिया हुकूमत रही है और वो फातमी हुकूमत थी, ठीक है जी। सल्जोक बेशक सुन्नी थे, लेकिन वो तुर्क थे, अरबी और नस्ल नहीं थे। और इसी तरह एक वो है अलमवर्दी, वो भी बताते हैं, एक वो देते हैं, कंडीशन देते हैं कि जो खलीफा होगा वो कुरैश में से होगा। अब्बासी तो कुरैशी हैं, उमवी भी कुरैशी हैं, फातमी भी कुरैशी हैं। अगरचा मवर्दी फातमियों के हक में बिल्कुल नहीं थे, लेकिन फातमी भी कुरैशी हैं। लेकिन ये जो थे सल्जोक, ये बेशक सुन्नी है लेकिन ये कुरैशी तो नहीं थे, ठीक है जी। तो इनके लिए खिलाफत, वो ये नहीं चाहते थे मवर्दी के खिलाफत इधर उधर की जाए, वो चाहते थे कि अब्बासी ही अब्बासियों के पास ही रहे और अब्बासी खिलाफत ही मजबूत हो। तो जो मुख्तलिफ बैकग्राउंड बता रहा हूँ, इसमें जो मुख्तलिफ खतरात थे अब्बासी हुकूमत को, एक तो सल्जोक थे, वो गेटिंग पावर, ये तुर्क थे, पावर में आ रहे थे। और इस तरह फातमिद इन इजिप्ट, शियट ग्रुप, ये जो शिया ग्रुप है फातमियों का, ये भी इजिप्ट में पावर पकड़ रहा था, ठीक है जी। गजाली के दौर में मैंने बताया था कि वो पावर पकड़ गए थे और काफी खतरा था, और ये इस वक्त ये पावर पकड़ रहा था। और इसी तरह बुहैबिद। अच्छा, थोड़ा सा अगर शिया स्कूल ऑफ थॉट की बात करें, इसमें फिर मजीद मकातब फिक्र हैं। इसी असना अशरी होते हैं, इस तरह इस्माइली शिया होते हैं, इस तरह नुसैरी होते हैं, इसी तरह बोरिये होते हैं, और मुख्तलिफ इनकी टाइप्स हैं काफी, ठीक है। इसी तरह एक बुहैविद थे, ये जो बुहैविद थे ये भी स्कूल, जी जी, जाफरी वही होते हैं, वो असनाशरी। जो ये हैं बुहैविद, ये बुहैविद लिविंग इन पेरिफेरी ऑफ बगदाद, ये बगदाद के करीब रह रहे थे, ठीक है। फातमी तो थे उधर मिस्र में, जोर पकड़ रहे थे, और ये जो बुहैविद थे ये यहाँ पे थे, बगदाद के करीब थे, और ये मुश्किल खतरा थे। अब ये सारी चीजें हैं, अच्छा ये सारी चीजें हैं, और अल मवर्दी इन चीजों को देख रहे हैं। वो चाहते हैं खिलाफत का मनसब भी बाकी रहे, और रहे भी अब्बासियों के पास, साफ ज़ाहिर, क्योंकि अल मवर्दी सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं, शाफी सुन्नी ही हुए। तो वो चाहते हैं कि अब्बासियों के पास ही खिलाफत रहे, तो फिर उन्होंने ये थ्योरी दी अपनी। ये उसका पस मंजर कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको बताया कि उन्होंने ये थ्योरी ऑफ इमामत क्यों दी, इस वजह से दी थी। अच्छा, थ्योरी ऑफ इमामत तो दे दी। अब उस थ्योरी पे जो खरा उतरेगा, जो उसकी क्वालिफिकेशंस हैं, जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जिस इंसान में ये होंगी, वो खलीफा बनेगा या वो इमाम बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटेग्रिटी ऑफ, ये मैं उसकी करेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ कि खलीफा के लिए क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, या खलीफा जो क्वालिफाई करेगा उसमें ये सारी चीजें होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटेग्रिटी ऑफ फिजिकल ऑर्गन्स, उसके जो फिजिकल ऑर्गन्स हैं वो सही सालिम होने चाहिए, ये नहीं कि माजूर हो और तख्त पे बैठ जाए, ठीक है। कहा जरा, जब तख्त पे बैठेगा तो फिर सिर्फ बातचीत ही कर सकता है, जंगों से तो वो दूर रहा ना। और इस तरह इंटेग्रिटी ऑफ फिजिकल ऑर्गन्स के बाद इंटेग्रिटी ऑफ सेंसेस, जो हवा से खमसा है हमारे,
ये भी उसके कंप्लीट होने चाहिए। ये नहीं कि गूंगा हो या बहरा हो या अंधा हो, इस किस्म की चीज भी ना हो उसमें। मस्ट बी वाइज, वो ज़हीन फतीन होना चाहिए, मुतज़ैन ना हो कि उसे मनसब खिलाफत पे बिठा दिया जाए और उसे अता पता कुछ ना हो। ठीक है जी। ही मस्ट बी ब्रेव, वो बहादुर हो। साफ जाहिर है इस्लामी जो सल्तनतें हैं वो बेस ही जिहाद पे करती हैं। जब जब जिहाद उनमें खत्म होगा वो वीक हो जाएंगी। तो इसलिए उसे ब्रेव होना चाहिए। ही मस्ट बी नॉलेजफुल, उससे भाई नॉलेज भी हो। ठीक है जी। और इसी तरह ही मस्ट, ये जिसने भी वीडियो लगाई हो ये खत्म करते हैं, वीडियो खत्म करें। ही मस्ट अप्लाई जस्टिस, उससे अपनी जो सल्तनत है, अपना जो किंगशिप है, अपना जो रीम है, उसके अंदर उसके अंदर वो करनी चाहिए, जस्टिस को लागू करना चाहिए। ये बाकी सबको म्यूट करते हैं, बाकी सबको म्यूट करते हैं। ठीक है जी। उससे अपनी सल्तनत के अंदर जस्टिस को लागू करना होगा। ही मस्ट बी कुरैश, जो मैं पहले बात बता रहा था, ही मस्ट बी कुरैश, वो कुरैशी होना चाहिए। अब्बासी हो तब भी कुरैशी है, उमवी हो तब भी कुरैशी है, और फातमी हो तब भी कुरैशी। ठीक है जी। ये काइंडली ये, ये, ये कौन है ये, इसको म्यूट करें ना, सबको म्यूट करें। मुझे भी म्यूट कर दिया था, एनी हाउ। अच्छा, ये करेक्टरिस्टिक्स थी या फीचर्स थी किसके लिए, खलीफा के लिए। अब ये तो बात हो गई। अब हम आते हैं कि खलीफा हो, खलीफा की ये तो उसकी वो फीचर्स है ना, इसको चूज कैसे किया जाएगा खलीफा को। ये सक्सेशंस आया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ पे तो डिटेल के साथ लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखें, हमारे सामने जो खलीफा हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, और हजरत उस्मान गनी और हजरत अली अल मुर्तजा रिजवानुल्लाह अजमईन। तो ये तकरीबन इसी का क्रक्स बता रहा हूँ, ये जो इसमें है, ये पैराग्राफ यहाँ पे लिखा हुआ है, द रूलिंग इमाम कैन नॉमिनेट हिज सक्सेसर। देखें यहाँ पे आया हुआ है द रूलिंग इमाम कैन नॉमिनेट हिज सक्सेसर। यहाँ पे कौन सी चीज हमारे जहन में आती है? मेरे जहन में आते हैं हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ना हजरत उमर फारूक को अपना जानशीन मुकर्रर करके गए थे। तो उस चीज को देखते हुए अल मावर्दी ने कहा कि जो इमाम है वो नॉमिनेट कर सकता है अपने सक्सेसर को। एक तो ये हो गया कि जो इमाम होगा वो खुद भी नॉमिनेट कर सकता है। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 पे आ जाए। ये 2 के अंदर भी वही है तकरीबन बात। पॉइंट नंबर 3 पे Al-Mawardi is of view that the nomination of a person Al-Mawardi is of view that nomination of a person as heir apparent becomes effectively only when he declares his consent to it. The Imam cannot withdraw the nomination until there occurs in this heir apparent। या heir apparent यहाँ पे ना ये इससे मुराद है कि ये जो वर्ड आया हुआ हेयर अपेरेंट, ये है विरासत, ये वारिस के लिहाज से, कि जो इमाम है वो अपने वारिस को भी बना सकता है। और वारिस खलीफा रहेगा अगर उसमें कुछ करेक्ट बातें हैं, यानी कि कुछ इखलाकियात उसमें नहीं होगी, या इसी तरह वो शरीयत को पामाल करने वाला अगर होगा तब उसे खलीफा नहीं चुना जाएगा। बाकी जो वो है इमाम है या खलीफा है अपने वारिस को, अपना वारिस इस हवाले से बना सकता है, मतलब अपने खानदान में से किसी को बना सकता है सक्सेसर, इमाम या खलीफा। ठीक है। बशर्त ये कि उसमें ये चीज़ें ना हो, कोई इखलाकी बुराई ना हो, और शरीयत इस्लाम की खिलाफ वर्जी करने वाला ना हो। अब ये हो गया, ये 2 बातें हो गई। इसी तरह एक तीसरी बात है वो अगले सफ़े पे है। उसमें क्या है, वो ये है कि मजलिस शूरा बनाई जाएगी जी। मजलिस शूरा का वर्ड जो ही जहन में आता है तो मेरे जहन में एक शख्सियत आती है, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मजलिस शूरा बनाई थी, जिन्होंने नॉमिनेट किया था हजरत उस्मान गनी को, तीसरे खलीफा को। ठीक है जी। अच्छा, ये ना एक यहाँ पे वाक्य लिखा हुआ है 5 नंबर में। यहाँ पे एक मूता की जंग हुई थी। मूता में यूं हुआ था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि हजरत जैद बिन हारिस होंगे लश्कर के हेड। ही वाज सक्सेसर अब्दुल्लाह बिन रवा। उन्होंने सबसे पहले जैद बिन हारिस को बनाया था, उसके बाद मेरे ख्याल में जाफर तैयार थे या अब्दुल्लाह बिन रवा थे, और इस तरह एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, नबी पाक ने खुद ही मुकर्रर कर दिया था। तो ये वाकया अल मावर्दी ने इसलिए कोट किया है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये शाफी स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते थे। जो शवाफे हैं या हनाबला हैं
ये स्कूल ऑफ थॉट हैं, या पाकिस्तान के अंदर जो वहाबिज्म आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं, वो ज्यादातर ना इन चीजों की तरफ जाते हैं, भाई कुरान और हदीस पे रहो, कुरान और हदीस पे रहो, नबी के वाकयात पे रहो, नबी से जो है ना गाइडलाइन लो। ठीक है। वो सिर्फ उनके माखज दो होते हैं, या कुरान होता है या हदीस होता है। तो उन्होंने फिर इसी तरह ये वाक्य इसलिए कोट किया है कि भाई इस वाक्य को मद्देनजर रखते हुए हजरत अबू बकर ने अपनी उम्र में ही हजरत उमर को खलीफा मुकर्रर कर दिया, अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया। तो उन्होंने इस चीज को तकवियत देने के लिए, हजरत उमर की बात को तकवियत देने के लिए ये वाक्य कोट किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये अमल करके गए हैं, तो इसलिए जो हजरत अबू बकर कर रहे हैं तो ये भी वैलिड है। ठीक है जी। अब ये इलेक्शन के हवाले से मैंने बात की है कि शुरा होगी, और इस वक्त क्योंकि ये मैंने पहले बताया बुहैवित्स वगैरह और इसी तरह वो सल्जूक और मुख्तलिफ चीजें कॉन्टेक्ट जो मैं बता रहा था, तो इलेक्शन कैसे होंगे। इलेक्शन के इन्होंने सिलेक्शन का तो मैंने बता दिया हजरत अबू बकर के हवाले से एक वाकया कोट करके, और इस तरह हजरत उमर का, और इस तरह पीछे से ये जो जंग मूता है इसके मुताबिक वाकया ये तो मैंने सिलेक्शन के हवाले से बताया कि नबी पाक ने सिलेक्शन की। अब इलेक्शन के हवाले से तो शूरा मैंने बात की। शूरा के अलावा इस वक्त उन्होंने कहा था कि इलेक्शन पता कैसे होंगे, कैपिटल के लोग ही शूरा में होंगे। कैपिटल के लोग, ये मावर्दी कह रहे हैं इस वक्त, क्योंकि कैपिटल में उनको पता है कि हम लोग हैं, और जो बाहर की सरहदों पे हैं या पेरिफेरी एरियाज में है वो बुहैविद्स हैं। बुहैविद्स को भी अगर वोट डालने की इजाजत दे दी जाए फिर मामला खराब है, फिर खिलाफत को खतरा है। ये मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल जिन्होंने लेक्चर लिया है, अगर नहीं लिया तो वो चैनल पे पड़ा हुआ है रिकॉर्डेड, वो जाके देख लेंगे। ठीक है जी। अब ये तो मैंने क्वालिटीज बता, सॉरी क्वालिफिकेशंस बता दी, और इस तरह करेक्टरिस्टिक्स बता दी। करेक्टरिस्टिक्स के बाद इलेक्ट करने का तरीका बता दिया। इलेक्ट करने के तरीके के बाद हम आते हैं रिमूवल ऑफ खलीफा, कि खलीफा को रिमूव कैसे किया जा सकता है, अगर करना है तो क्यों करना है, करना है तो क्यों करना है। ही कैन बी रिमूव्ड एट द लॉस ऑफ सेंस, अगर वो अपना कोई सेंस या अपना कोई ऑर्गन लूज करता है तब उसे खिलाफत से हटा दिया जाएगा। वो अंधा गूंगा बहरा होता है तो उसको खिलाफत से हटा दिया जाएगा। ठीक है। और ठीक ये हो गया। और इस तरह लंगड़ा वगैरह माजूर होता है तो तब भी इसको खिलाफत से हटा दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू अल मावर्दी। इसी तरह वो कहते हैं इफ ही लूजेस मोरल या एथिक्स, अगर वो अखलाकियात उसकी खराब हो जाती हैं, वो ये मैं कौन सा पढ़ा रहा था आपको, इसी तरह अल-फराबी ही पढ़ा रहा था। अल-फराबी में भी उसने कहा था, अल-फराबी ने कहा था कि ऐशो इशरत का दिलदादा ना हो खलीफा। ये भी वही कह रहे हैं कि वो इखलाकी लिहाज से गिरा हुआ शख्स ना हो तभी वो खिलाफत के अहल है, खलीफा रहेगा। अगर ये चीज इखलाकी इन्हतात का शिकार है खलीफा, तो इसे खिलाफत से हटा दिया जाए। ठीक है। और इसी तरह क्योंकि खलीफा का काम है खिलाफत, अपनी खिलाफत में, अपनी स्टेट में, या जो भी उसके अंडर एरिया आ रहा है वहां पे इस्लामी कवानीन को लागू करना। अगर वो इस्लामी कवानीन को लागू नहीं कर रहा तब भी उसे हटा दिया जाएगा। ये रिमूवल ऑफ खलीफा के हवाले से दो तीन बातें थी। और इस तरह फंक्शन फॉर इमाम, वजारत रह रहा है, वजारत में एंड में पढ़ाऊंगा। मैंने पहले बताया था कि अमामत या खिलाफत को कंप्लीट करने फिर हम उस पे आएंगे। अच्छा, फंक्शन क्या है जी इसके। ही मस्ट इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ इस्लामिक फेथ फ्रॉम एनी अडल्ट्रेशन। यहाँ पे कोई मुझे अडल्ट्रेशन का मतलब बताएगा, इनबॉक्स में कोई बता दे। और बालक जो होता है बंदा हो जाता है। नहीं नहीं, वो अडल्ट नहीं, ये अडल्ट्रेशन ये यहाँ पे और है, यहाँ पे देखो ना, वो कॉन्टेक्स्ट को देख के ट्रांसलेशन करेंगे ना। मस्ट इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ इस्लामिक फेथ फ्रॉम एनी अडल्ट्रेशन। चलो मैं बता देता हूँ। अच्छा, ये माइक बंद कर दें, किसी ने ऑन किया तो ये बंद कर दें। अच्छा जी, मैं बताता हूँ। अडल्ट्रेशन है मिलावट, ये है मिलावट। यहाँ पे हम इसका जो ट्रांसलेशन करेंगे वो होगा बिदअत। ही मस्ट इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ इस्लामिक फेथ फ्रॉम एनी अडल्ट्रेशन। देखें, एक वर्ड है एनोलॉजी में, मुझे सर ने बताया था 2021 में। वो एनोलॉजी मैंने जहन में बिठा ली, चीजों को ना मुताबिकत दिया करें, चीजों को मिलाया करें। आपको पता है जो शाफी स्कूल ऑफ थॉट है ये बड़े सख्त किस्म की है, इनके रूल्स रेगुलेशन स्ट्रिक्ट होते हैं। बस ये कहते हैं भी कुरान हदीस कुरान हदीस कुरान हदीस तक रहो, इधर उधर ना भागो, नई बातें ना करो, इस्लाम में नई बातें ना लाओ। ये अडल्ट्रेशन है बिदत से। तो वो कहते हैं इस्लाम में जो बिदत होगी वो उसको रिमूव करने वाला होगा, जो खलीफा होगा बिदत को रिमूव करेगा, उसमें कोई नई चीज नहीं आने देगा इस्लाम में।
क्योंकि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, दीन इस्लाम मुकम्मल हो चुका है। सारे उसके ज़ाब्ते, कायदे, कुल्लिये, कवानीन बता दिए गए हैं, उसके रूल्स रेगुलेशंस बता दिए गए हैं, इबादत ईमानियत बता दी गई हैं। अब कोई नया बंदा नई चीज आके नहीं डालेगा इसमें, ठीक है जी। इमाम मस्ट इंश्योर हदूद इन्फोर्समेंट ऑफ शरिया, इन्फोर्समेंट ऑफ शरिया, ठीक है। इमाम मस्ट इंश्योर हदूद, हदूद का आपको पता होगा, ये कुछ सजाएं हैं जो मख्तस कर दी गई है। मिसाल के तौर पे जानी है तो उसके इतने कोड़े पड़ेंगे, और इसी तरह मुख्तलिफ हदूद हैं कि जो चोर होगा उसका हाथ काटा जाएगा। तो खलीफा होगा वो अपनी रियासत में, अपनी खिलाफत के अंदर इन खुदाई कवानीन को लागू करेगा, ठीक है जी, इन हदूद को लागू करेगा। और इस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कलेक्ट जक़ात एंड खराज, मुसलमानों से जक़ात और गैर मुस्लिम से खराज भी इकट्ठा करना होगा, ये उसकी जिम्मेदारी में शामिल है। मस्ट डू जस्टिस, और उसे जो है ना इंसाफ का बोलबाला करना होगा सोसाइटी के अंदर, ठीक है जी। और ही मस्ट बी सिंपैथी टुवर्ड्स पुअर एंड हार्श अगेंस्ट पावरफुल, उसको हमदर्द होना चाहिए गरीबों के साथ, और सख्त होना चाहिए पावरफुल लोगों के साथ। पावरफुल लोग अगर बदमाशी नहीं कर रहे तो सख्त होने की जरूरत तो नहीं है। एनी हाउ, उन्होंने ये चीज लिखी थी, शायद इसी कॉन्टेक्स्ट में लिखी हो कि पावरफुल जब पावर में आता है तो फिर गरीब पे जुल्म ही करता है, या गरीब के हकूक की पामाली करता है, या उसके हकूक के इस्तेहसाल करता है, उसके हकूक खाता है, शायद उन्होंने इस सेंस पे कहा हो, ठीक है। अच्छा, his responsibility to defend the state from external threats, तो उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक्सटर्नल जो थ्रेट्स हैं उससे भी महफूज रखे रियासत को, अपनी खिलाफत को, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इमाम टू कंट्रोल बैतुल माल एंड यूज मनी इन इट फॉर नीडी, अब बैतुल माल भी उसके कंट्रोल में होना चाहिए, और उसकी जो वो है, खजाने के अंदर जो माल है वो गरीबों के लिए इस्तेमाल हो, रियासत के लिए इस्तेमाल हो। मुझे यहीं पे एक वाकया याद है कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु रात को एक काम कर रहे थे, उन्होंने दिया जलाया हुआ था, काम कर रहे थे। हजरत अली कोई मशवरा करने आए तो हजरत उमर ने वो दिया बंद किया, और साथ एक और दिया था वो जला दिया। हजरत अली ने पूछा कि ए उमर, या उमर, ये आपने ये क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि मैंने ये इसलिए किया कि ये रियासत का पैसा है, ये जो दिया जल रहा था इस पे रियासत के पैसे हैं, और अब चूंकि आप मेरे साथ मसरूफ हैं, तो आपकी और मेरी जाती मसरूफियात हैं, तो ये जो दिया चलेगा अब मेरे पैसों से चलेगा। तो खलीफा को इस किस्म का होना चाहिए, और रियासत के जो पैसे हैं वो रियासत पे इस्तेमाल हो, रियासत के नीडी पीपल पे इस्तेमाल हो, ना कि अपने ऊपर खर्च करे। इसी तरह इमाम शैल अपॉइंट ऑनेस्ट पायस एंड एफिशिएंट एडवाइजर गवर्नर हु शैल बी कॉल्ड विजारत। अच्छा, विजारत के हवाले से मजीद हम डिटेल के साथ आगे बात करेंगे। तो उन्हें भाई एफिशिएंट बंदे को रखना चाहिए, और मुत्तकी हो, मुत्तकी मीन टू से मुत्तकी इन दैट सेंस के वो अपने काम में एफिशिएंट हो और अपने काम से मुखलिस हो, इस किस्म का वजीर होना चाहिए। खलीफा इज अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल एनीथिंग हैपनिंग इन द स्टेट गुड और बैड, खलीफा ही जिम्मेदार होता है कि उसके स्टेट में, उसकी खिलाफत में जो भी चीजें हो रही हैं, अच्छी बुरी जो भी, तो उस हिसाब से माशरे के अंदर पॉजिटिव चीज़ों को ही प्रमोट करना चाहिए, और जो भी बैड थिंग्स हैं या जो भी इस किस्म की चीज़ें हैं उन पर उसका ओवरकम होना चाहिए। अब हम आते हैं एट द एंड वजारत के ऊपर। ये सारा खिलाफत हमने पढ़ ली है, अब हम आ रहे हैं वजारत पर। वजारत के हवाले से अच्छा मैं थोड़ा सा बता दूं कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ी हो ना तो थोड़ा वो मैं ये यहाँ पे नहीं है जो मैं बात बता रहा हूँ आपको, ये मेरी अपनी जो स्टडी है, गलत भी हो सकती है, मैं भी गलत हो सकता हूँ, क्योंकि तारीख में बहुत कुछ लिखा हुआ है। वो ये है कि इन्होंने वजारत क्यों दी थी। वजारत उन्होंने इसलिए दी थी ताकि जो सल्जोक हैं या बुहैविद हैं ये उनके लिए थी। अब बुहैविद को भी तो कंट्रोल करना था, वो सर उठा रहे थे, सल्जोक सर उठा रहे थे, उनको जब कंट्रोल करना है तो उनके लिए तो साफ जरा उनको भी तो चारा डालना है ना। तो ये वजारत खास उनके लिए है, खिलाफत ताकि अब्बासियों के पास रहे, वजारत बेशक इनको मिल जाए, कोई मसला नहीं है। Al-Mawardi says the appointment of Wazir does not mean that the Imam or Caliph should give up all connections with the administration of the state, but the real significance of his appointment consists of the fact that in the province of politics, it is better to have conjecture rather than one sole person at the helm of affairs. Helm of affairs मतलब ये जो रियासत के अफेयर्स हैं, इसमें इस ये जो सारा सेंटेंस है इतना बड़ा, उसमें इन्होंने कहा है कि भाई ये जो वजीर मुकर्रर कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि ये अपनी सारे अख्तियारात उससे दे देंगे। इस वजीर का मकसद ये है कि अवाम के दरमियान और खलीफा के दरमियान एक चैनल रहे, जो चैनल जो है, जो इमाम के जो बातें हैं या उनके पैगामात हैं इसी वजीर के तहत अवाम तक पहुंचेंगे, और ये ना एक राब्ता ज़ाब्ता रहेगा। इसमें वो ये बात बता रहे हैं, और इस तरह आगे उन्होंने हजरत हारून वाली
मिसाल दे दी हजरत हारून को, हजरत मूसा जब अपना वजीर बना के गए थे। तो ये दोबारा मैं बताता चलूं, ये अल मावर्दी शाफी स्कूल ऑफ थॉट से मैंने पहले ही बताया। तो ये हर जगह पे कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई रेफरेंस देने की, दलील देने की। यहाँ पे भी इन्होंने दलील दे दी है अभी। हजरत मूसा, अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को कहा था कि हारून को वजीर बनाओ, तो इन्होंने ये वाक्य डाल दिया यहाँ पे। ठीक है जी। वजारत फिर है द वजारत ऑफ डेलीगेशन, द वजारत ऑफ एग्जीक्यूशन। दो टाइप्स उन्होंने बताई हैं। द वजारत ऑफ डेलीगेशन इज द पर्सन इन होम द इमाम हैज द फुलेस्ट कॉन्फिडेंस एंड टू होम द पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रीम आर डेलीगेटेड। इसमें वो बता रहे हैं कि ये जो पावर वजारत ऑफ डेलीगेशन है, आवाज मेरी आ रही है? सारा चुप्पी वाला माहौल बना हुआ है, समझ आ रही है? मैं ये पढ़े जा रहा हूँ। अच्छा, ये जो है वजारत ऑफ डेलीगेशन, इसमें जो वो काम की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं जो वजारत ऑफ डेलीगेशन है, इसमें वो बंदा होता है जिस पर वो वजीर होता है जिस पर खलीफा को, बादशाह को या हाकिम को फुली ट्रस्ट होता है। ये खलीफा के करीब तरीन होता है। The difference between the wazir and the imam himself is that wazir of delegation is not empowered to appoint anyone as his successor and the imam the highest authority can dismiss the officers appointed by him. उसने यहाँ पे फिर डिफरेंस किया है कि वजीर में और इमाम में या खलीफा में क्या डिफरेंस है। जो वजीर होगा उसको ये अख्तियार नहीं है कि वो अपने सक्सेसर को अपॉइंट करे, अपने नायब अपने यानी कि जानशीन को वो मुकर्रर नहीं कर सकता। लेकिन वो अफसर वगैरह जो अपॉइंट करता है अपने मातहत, ये वजीर अपने मातहत उनको डिसमिस कर सकता है। डिसमिस कौन कर सकता है? ये जो खलीफा है। खलीफा की अथॉरिटी है कि वो अपना सक्सेसर भी बना सकता है और वजीर के लगाए गए ऑफिसर्स को खत्म भी कर सकता है। ठीक है जी। और वजीर अपना नायब वो नहीं बना सकता, जानशी नहीं बना सकता। और दूसरी जो टाइप उन्होंने बताई है, द विजारत ऑफ एग्जीक्यूशन। द विजारत ऑफ एग्जीक्यूशन इज सिमिलर टू द सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट इन मॉडर्न टाइम्स। अल मवर्दी सेज दैट मेन फंक्शन ऑफ वजीर इज टू गेट द डिक्री ऑफ द इमाम एग्जीक्यूटेड एंड ही शुड बी द मेन ऑफिशियल चैनल ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर हिम। उन्होंने कहा है कि मावर्दी क्या कह रहे हैं कि ये सेक्रेटरी ही तरह होता है जैसे आजकल गवर्नमेंट में सेक्रेटरी होते हैं। और बाद में कह रहे हैं मावर्दी सेज दैट मेन फंक्शन क्या है वजीर का? टू गेट द डिक्री। डिक्रीज होता है ये उसका हुक्म लेना, ऑफ द इमाम, इमाम का हुक्म ले एग्जीक्यूट कराए। एंड ही शुड बी द मेन ऑफिशियल चैनल। मेन ऑफिशियल चैनल होता है एक जरिया होता है, एक वास्ता होता है इसके दरमियान, खलीफा के दरमियान और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी। थोड़ा सा काइंडली सर एक्सप्लेन कर देंगे पर्पस ऑफ द सेशन क्या है? कैन यू हियर मी सर? ये सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है और बिगिनर्स के लिए है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। इसमें क्या सब्जेक्ट्स हैं जो आप लोग शेयर कर रहे हैं? ये टॉपिक एंड है, इस पे बात करते हैं। फिर टॉपिक थोड़ा सा रह रहा है, इस पे बात करते जी प्लीज कंटिन्यू कीजिए प्लीज। हैं। ये अच्छा जी, मैंने आपको बताया कि वजारत ऑफ डेलीगेशन हो गया हमारा, और इस तरह वजारत ऑफ एग्जीक्यूशन पे जब बात हो रही थी कि मैंने बताया कि ये सेक्रेटरी की किस्म का होता है, और इसी तरह ये एक चैनल होता है अवाम के दरमियान और वो जो खलीफा है, हाकिम है या किंग है उसके दरमियान। और उन्होंने फिर साथ में जो अलमावर्दी हैं उन्होंने कुछ अपनी राय भी दी कि किस किस्म के वजारत में किस किस्म के लोग होने चाहिए। उन्होंने कहा कि एक तो जो बंदा आप सिलेक्ट करेंगे वो ऑनेस्ट होना चाहिए, उसके अंदर कॉन्फिडेंस हो और एब्सेंस ऑफ ग्रीड, लालची किस्म का ना हो। ठीक है जी। और इस तरह गुड रिलेशनशिप विद पीपल, उसके जो है ना दूसरों से अच्छे ताल्लुकात हो, अफसरशाही ना हो, टांग पे टांग रख के बैठा रहे, अवाम जाए भाड़ में। ठीक है जी। मतलब आजकल के सीएसपी की तरह ना हो, इन अदर वर्ड्स। तो जो भी बच्चे सीएसपी इंशाल्लाह बनेंगे, थोड़ा सा इन चीजों को भी मद्देनजर रखना है। ठीक है जी। और इस तरह इंटेलिजेंस एंड द विजडम ऑफ ग्रास्पिंग द ट्रुथ ऑफ थिंग्स। अच्छा, वो एक तो इंटेलिजेंट हो और उसके अंदर विजडम हो, और वो चीजों को ना जो चीजों की हकीकत है उसको भी जाने। साफ जरा उसने फैसले करने हैं, उसने मामलात को सॉर्ट आउट करना है, और सॉर्ट आउट भी इन ट्रूली करे और ठीक ठाक करे। इन यानी कि ये ना हो मामले को हल करना है जैसे तैसे भी करना है, मतलब एक उसका ठीक तरीके कार हो और मामले की तह को पहुंचे। एब्सेंस ऑफ लग्जरी एंड अमोरसनेस एंड लास्टली डिप्लोमेसी एंड एक्सपीरियंस। अल मावर्दी said it is not necessary that the holder of the office should be a follower of Islam and non-Muslim। धिम्मी, ये धिम्मी असल में जिम्मी है जो आपने पढ़ा होगा। कैन आल्सो बी अपॉइंटेड अ वजीर ऑफ एग्जीक्यूशन। अच्छा, एक तो ऊपर के उन्होंने एब्सेंस ऑफ लग्जरी, उस ये ना लग्जरियस लाइफ का दिलदादा ना हो।
ठीक है जी, इस चीज का मद्देनजर रखना है कि ये जो है ना प्रोटोकॉल वाला माहौल ना हो उसके अंदर। और एट द एंड उन्होंने साथ ये भी बताया कि जो जिम्मी है, जिम्मी, उसको भी वजारत में जगह वो एडजस्ट किया जा सकता है। अगर वो अहल है, उसके अंदर तमाम एफिशिएंसीज हैं, एबिलिटीज हैं, कैलिबर है उसमें, तो उसको अपॉइंट किया जा सकता है वजीर। ठीक है जी। फॉर द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन द गवर्नमेंट शुड बी डिवाइडेड इनटू वेरियस डिपार्ट्स dealing with the business of government such as revenue, army and other higher offices of state। तो इन्होंने मुख्तलिफ फिर रेवेन्यू डिपार्ट के मुताबिक बताया, आर्मी के अबाउट बताया, और इसी तरह मुख्तलिफ ऑफिसेज का भी इन्होंने कंसेप्ट दिया अल मावर्दी ने। ठीक है जी। और द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एज अ होल वाज कॉल्ड दीवान। जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इंतजामिया है, उसे इन्होंने दीवान कहा था। ठीक है जी। अल मावर्दी इन्यूमरेटेड 4 चीफ ऑफिसेज ऑफ गवर्नमेंट आर अंडर। उन्होंने 4 ऑफिसेज, मेन ऑफिसेज बताए कि ये होने चाहिए। द आर्मी बोर्ड हो, बोर्ड ऑफ प्रोविजनल बाउंड्रीज हो, और इस तरह द ट्रेजरी, ट्रेजरी ये खजाना है, जैसे वजीर खजाना होता है, तो ये खजाने का वो डिपार्ट है। ठीक है जी। द बोर्ड ऑफ अपॉइंटमेंट एंड डिसमिसल ऑफ ऑफिसर, अपॉइंटमेंट का और डिसमिसल मतलब जो भी डिसमिस करना है जिसको, उसका भी एक वो होना चाहिए, इदारा, एक महकमा होना चाहिए। तो ये वजारत हमारा हो गया है। वजारत मैंने बता दिया कि उन्होंने देखो यहाँ पे आप एंड में वो जिम्मी का भी कह रहे हैं कि जिम्मी को भी एडजस्ट किया जा सकता है। जब जिम्मी को किया जा सकता है तो बुहैविद को भी किया जा सकता है, बुहैविद को तो और सरजोक को तो फिर डेफिनेटली किया जा सकता है, वो तो सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट से ही है। तो देखें कुल्ली तौर पे हम देख रहे हैं कि जो भी हम फिलोसफर पढ़ते हैं उस यहाँ पे मुस्लिम फिलोसफर जो हम पढ़ रहे हैं, उनकी कोशिश यही है कि खिलाफत को या इमामत को सिक्योर किया जाए। ठीक है, ये एक लंबी डिबेट, लंबी बहस है कि आखिर क्यों ये लोग खिलाफत में की इतनी सिक्योरिटी में लगे रहे, और या इमामत की, इमामत भी मेरी मुराद यहाँ खिलाफत ही इमामत, क्योंकि ये जो स्कूल जो भी हमने फिलोसफर पढ़े हैं वो सारे सुन्नी फिलोसफर्स पढ़े हैं जो सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते थे। ठीक है जी। ये हमारा कंप्लीट हो गया विदारत के हवाले से भी। बाकी यहाँ पे एक टॉपिक था, वो मैंने देखा नहीं, वो है टॉपिक तो नहीं, एक छोटी सी हेडिंग थी, वो है इनका कंट्रीब्यूशन क्या है। कंट्रीब्यूशन भी इनका यही है कि 400 साल तक अगर देखा जाए, ये 500 साल तक, ये अगर उमवी हुकूमत को देख लें या अब्बासी हुकूमत को देख लें, तो यहाँ सिर्फ सल्तनत बढ़ती रही है, इलाके फतह होते रहे हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई पायदार सिस्टम नहीं लाया गया। साहब ज़रा पॉलिटिकल साइंस के ये पहले फिलोसफर थे, मुस्लिम फिलोसफर थे, इन्होंने चीज़ों को मुरतब किया। एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से इन्होंने बताया कि ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें जैसे हमने पढ़ा है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का बताया इन्होंने, आर्मी का बताया, ट्रेजरी का बताया। ठीक है जी। और सब वजारत का कंसेप्ट दिया। ये सारी चीजें इन्होंने अल मावर्दी ने इंट्रोड्यूस कराई, क्योंकि ये आपने पढ़ा होगा कि खिलाफत इलाके को फतह करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, उस इलाके पर देर पा खिलाफत कायम करना, किंगशिप कायम करना, या वहां पर हाकिम बन के रहना, ये बड़ी बात होती है। वहां पर हाकिम बन के कैसे रहेंगे, या खलीफा बन के कैसे रहेंगे, या वहां के हेड बन के कैसे रहेंगे, वहां पे इस चीज के लिए कोई निजाम होना चाहिए। तो अल मावर्दी ही वो शख्सियत हैं मुस्लिम फिलोसफर में सबसे पहले फलसी जिन्होंने ये निजाम दिया। तो ये थोड़ा सा पीछे रह गया था, तो मैंने ये आपको बता दिया। ठीक है जी। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके अलावा अगर, क्योंकि पिछली चैट तो वो खत्म हो गई, मैंने देखी नहीं थी, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। वो एक भाई पूछ रहे थे ऐसे के हवाले से और प्रेसी के हवाले से। तो ऐसे और प्रेसी के हवाले से मेरे ख्याल में क्लासेस हो रही हैं यहाँ